तो बच्चों, आज सिंदबाद के पहले सफ़र के बारे में सुनते हैं। सिंदबाद जो कि अपनी कहानी सुना रहा था हिंदबाद को, वह अपनी कहानी शुरू करता है अपने पहले सफ़र की। वो कहता है, मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे पिता एक व्यापारी थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उन्हें गरीबों को खैरात करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सालों साल तक नहीं भूल पाए। उनके मरने के बाद उनका कारोबार मैंने संभाल लिया था। उस समय मैं जवान था, खूब खर्च करता था, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताता था, मेहनत से घबराता था, इसलिए कारोबार पर कम ध्यान देता था। इस तरह से कारोबार उसका ख़त्म हो गया। अब सिंदबाद ने क्या करा, मैं अपना सारा पैसा लेके मंडी गया और वहाँ से कुछ ऐसा सामान ख़रीदा जो दूसरे शहर में बेच सके। कुछ सामान मैंने व्यापारियों से उधार भी ख़रीदा। मेरी जान पहचान के कुछ व्यापारी एक जहाज़ में अपना अपना सामान लादकर तिजारत के लिए परदेश जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं भी उनके संग चल पड़ा। सामान लेके हमारा जहाज़ आगे बढ़ा। रास्ते में छोटे छोटे द्वीपों पर हमारा जहाज़ रुकता था। वहाँ हम अपना अपना माल बेचते थे, वहाँ से दूसरी चीज़ें लादकर आगे बढ़ जाते थे। इस यात्रा में हमें अच्छी खासी सफलता मिली। सभी व्यापारियों ने अच्छा धन कमाया। एक बार की बात है कि हफ्तों तक हमारा जहाज कहीं नहीं रुका। चारों तरफ पानी ही पानी था। वो हमारी सबसे लंबी यात्रा थी। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक हमें एक द्वीप दिखाई दिया। हम बहुत खुश हुए और जहाज़ के कप्तान ने लंगर डाल दिया और हम द्वीप पर उतर गए। उस द्वीप पे हम लोग घूमने लगे। अचानक ही पूरा द्वीप हिलने लगा। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतने में कप्तान चिल्लाया, भागो भागो, जल्दी से जहाज़ में लौट जाओ, वरना सब मारे जाओगे। यहाँ कोई द्वीप नहीं बल्कि व्हेल मछली की पीठ है। वर्षों से यह इसी प्रकार तैर रही है, इसलिए इस पर पेड़ पौधे उगाए हैं। अब यह पानी में गोता लगाने वाली है, इसलिए जल्दी भागो। सभी लोग जहाज़ की तरफ दौड़े। कुछ लोग चढ़ गए, कुछ लोग जहाज़ तक पहुंच भी नहीं पाए थे। मछली बहुत ज़ोर से छटपटा रही थी और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। देखते ही देखते वह गहरे पानी में गोता लगा गई। मैंने उस पर उगे पेड़ पौधों को कसकर पकड़ लिया था, इसलिए मैं भी उसके साथ पानी की गहराई में चला गया। जब मैं किसी प्रकार पानी के ऊपर आया तो देखा जहाज़ और वो लोग गायब हो चुके थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। मैं बहते हुए एक लकड़ी के लट्ठे पे चढ़ गया और इस प्रकार किसी तरह से मेरी जान बची। काफ़ी देर उसी पट्टे पे लेटने के बाद मैंने देखा कि एक टापू मुझे दिखाई पड़ा। उस टापू पे मेरा जब पट्टा लगा तो मैं उस पे उतरा। मैंने घूम फिर कर एक झाड़ी के पास पहुंचा तो वहाँ पेड़ पर मुझे कुछ फल दिखाई दिए। मैंने कुछ फल खाए तो मेरी भूख शांत हुई। इसी तरह से फिर मैं उस पर घूमने लगा। उस द्वीप पर एक छोटा सा पहाड़ था जिसके चारों तरफ घास ही घास थी। वहाँ एक घोड़ी चल रही थी। उसने यह सोचा, ये घोड़ी यहाँ कैसे आई। तभी मुझे किसी इंसान के कदम की आहट सुनाई दी। मैंने देखा एक आदमी मेरी ही तरफ आ रहा है। वह आदमी इशारे से मुझे अपनी ओर बुला रहा था, मगर मैं डर के मारे नहीं गया। वह आदमी मुझे खींच कर ले जाने लगा। उसने कहा, यहाँ मत खड़े रहो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम चुपचाप मेरे संग चलो। वह मुझे एक गुफ़ा में ले गया। उस गुफ़ा में कई लोग और भी थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस तरह आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और इस गुफ़ा में क्या कर रहे हैं। एक आदमी बोला, हम लोग राजा मिहिराज के नौकर हैं और हर साल यहाँ आते हैं। इस प्रकार घोड़ी को बाहर बांधकर गुफ़ा में बैठे इंतज़ार करते रहते हैं। मैंने पूछा, यहाँ आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसने बताया, जंगली घोड़े का। इस गुफ़ा के आसपास समुद्री घोड़ी रहते हैं। इस घोड़ी को देखकर कुछ घोड़े बाहर आ जाते हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। हम उनके बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हें राजा के लिए ले जाते हैं। अभी उसने यही बताया था कि अचानक बाहर कुछ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आने लगी। सभी लोग गुफ़ा से बाहर भागे। उन्हें देखकर समुद्री घोड़े समुद्र में कूदने लगे। उनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे वह भाग नहीं पाए और उन्हें पकड़ लिया गया और फिर उनको राजा के पास ले जाया गया। जब मैं राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा,
सिंदबाद, तुम जब तक चाहो मेरे देश में रह सकते हो। हमारे देश में हर जगह के जहाज़ आते हैं। जब तुम्हें अपने देश का कोई जहाज़ दिखाई दे तो अपने देश लौट जाना। राजा की बात सुनकर मैं खुश हो गया। अब मुझे वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन वहाँ एक जहाज़ आया और मैं रोज़ की तरह उसके पास पहुँचा। जब कुली लोग उस जहाज़ की सामान की गांठें उतार रहे थे तो उसमें एक गांठ पर मेरा भी नाम लिखा था, जिसे मैंने पहचान लिया। मैंने कप्तान को पहचान लिया था, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान रहा था। वो ये समझता था कि मैं मर चुका हूँ। मैंने उससे पूछा, कप्तान साहब, ये माल किसका है? कप्तान ने दुखी होकर बताया, ये माल तो एक अभागे जहाजी का है। वे बेचारा एक दुर्घटना में मारा गया। उसका सामान मैंने बहुत समय तक संभाल के रखा, लेकिन अब मेरे जहाज़ में जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे इस बंदरगाह पे छोड़ना चाहता हूँ। मैं सुनकर खुश हो गया, लेकिन फिर भी कप्तान से पूछा उसका नाम क्या था। कप्तान ने बताया उसका नाम सिंदबाद था और वह बगदाद का रहने वाला था। मैंने कप्तान से कहा, आप शायद मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं ही सिंदबाद हूँ और अभी ज़िंदा हूँ, और ये माल मेरा है। मुझे ये माल वापस कर दो। मैं इस माल को बेच लूँगा और फिर तुम्हारे साथ ही वापस चलूँगा। लेकिन कप्तान को मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ। तभी एक व्यापारी नीचे उतरा और उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा, अरे सिंदबाद, तुम यहाँ कैसे? तुम अभी जिंदा हो? उसकी बात सुनकर कप्तान सोच में पड़ गया। फिर उसे यकीन हो गया कि मैं ही सिंदबाद हूँ। उसने मुझे मेरा सामान वापस कर दिया और बधाई भी दी। मैं अपना कीमती सामान लेकर राजा के पास पहुँचा। मैंने वो सभी चीज़ें राजा को भेंट कर दी। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैंने उसे पूरी बात बता दी। फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने देश लौटना चाहता हूँ। राजा ने मुझे बहुत सारा इनाम दिया। इसके बाद कुछ ऐसा माल जहाज़ में लदवाया जो मुझे सस्ता मिला, जिसे अपने देश में बेचकर मैं मुनाफा कमा सकता था, और इस तरह से मैं बगदाद वापस लौट आया। फिर मैंने एक बड़ा सा मकान खरीद कर मैं उसमें आराम से रहने लगा। कहानी सुनाने के बाद सिंदबाद ने 100 अशरफी हिंदबाद को दी और कहा, इन्हें अपने घर ले जाओ और फिर कल आना, मैं दूसरी यात्रा का किस्सा सुनाऊंगा। दूसरे दिन हिंदबाद खुशी खुशी फिर सिंदबाद के पास पहुंच गया। वहाँ काफ़ी लोग जमा थे। सिंदबाद ने सभी लोगों की खातिर की और फिर बोला, अच्छा तो दोस्तों, अब खामोश हो जाओ, मैं अपनी दूसरी यात्रा की कहानी सुना रहा हूँ।